नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मुझे बिल्कुल बढ़िया होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे अच्छा, आकाश नमन है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल बढ़िया होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने भी ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो क्लास के अंदर वाशु है, विवेक है, दीशु है, प्रतीक्षा है, निधि है, पलक है, कविता है, ठीक है, अक्षिता है, आकांक्ष है, कन्हैया कुमार भी है, अवंतिका मिश्रा है, प्रतिमा ठाकुर है, अनुराग ठाकुर है, ठीक है, निभा कुमारी है, तान्या मिश्रा है, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। और खतरनाक तरीके से क्लास के अंदर आप लोगों का ये आ जाता ही तो बताता है कि आप लोग कितने व्याकुल हैं अपने सिलेक्शन को लेकर। ठीक है, यह व्याकुलता का प्रदर्शन यह प्रदर्शित करता है कि आपका सिलेक्शन ना सिर्फ इस साल में होगा बल्कि इसी भर्ती में भी होगा। ठीक है सर, आप 2 दिन से कहां पर था? 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा था कि कब आप मुझे याद करें और कब मैं यहां पे प्रस्तुत हो जाऊं। ठीक है सर, ये सिलेबस सर डिले हो जा रहा है। हमारे होते हुए ऐसा कदे कुछ नहीं होगा भाई। जिस दिन आपको होगा ना सर दिक्कत हो रही है, फिर मुझे बताइए, तुम फिर पर्सनल लेवल पे आके मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, नीपम क्लास के अंदर आ चुके हैं। ठीक है सिम, ठीक है सिम, थोड़ा सा काम था सिम। ठीक है, यू नो दिस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपना प्रोविजन ऑफ मनी बिल के बारे में। बहुत ही क्लासिक लेवल पे आपको देखने को मिलता है द प्रोविजन ऑफ मनी बिल। ठीक है, अब मनी बिल के संबंधित जितने भी प्रावधान हैं हम उनकी चर्चा करने वाले हैं कि भाई प्रावधान क्या है। देन मनी बिल की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि पहले ना आप मनी बिल की डेफिनेशन समझ लो, लिखना मत। ठीक है, लिखना मत, सिर्फ समझ लो। सर काला चश्मा पहनकर आइए। देखिए, शिक्षक को यह शोभा नहीं देता कि वो क्लास के अंदर इस प्रकार के मतलब आभूषण वगैरह कैरी करे। ठीक है, ग्लासेस इज ए काइंड ऑफ आभूषण, तो काले चश्मे लगा के आना क्यों ही? ठीक है, फुकरीपंती थोड़ी करनी है, डिसेंसी, हाँ यही तो चाहिए। चलो, अब अगर मैं बात करूं यहां पर धन विधेयक की परिभाषा की चर्चा करते हैं। धन विधेयक की परिभाषा क्या होती है? नोट मत करना, आप 109 को ही पहले नोट करना, बट समझने के लिए आपको पहले 110 समझना पड़ेगा। कोई भी एक ऐसा विधेयक जिसमें सरकार को प्रत्यक्ष तौर पर धन का लाभ अथवा धन की हानि हो रही होती है, उस चीज को हम धन विधेयक के तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो समझना, ऐसा विधेयक जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर, ऐसा विधेयक जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर धन का लाभ या हानि हो रही हो। ठीक है, चलिए। तो जैसा मैंने बताया कि ऐसा विधेयक जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर धन का लाभ या हानि हो रही हो। ठीक है, चलिए, या हानि, ठीक है, ऑटोमेटिक कर दिया है बोर्ड, खुद लिखे जा रहा है, टेंशन फ्री रहो। या हानि, ठीक है, हो रही हो हानि हो रही हो, जिसमें डायरेक्टली या तो प्रॉफिट हो या डायरेक्टली उनको लॉस हो। ठीक है, अब उस चीज को ही हम इस तरीके से कंसीडर जो है कर रहे होते हैं। या तो उसमें डायरेक्टली पैसे बने या डायरेक्टली पैसे खर्च हो, या तो आपके डायरेक्टली प्रॉफिट हो या डायरेक्टली लॉस हो, डायरेक्टली लॉस या डायरेक्टली प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट। इनमें से अगर कोई भी चीज होती है तो इसको हम कैसे कंसीडर करते हैं? मनी बिल की तरह। बट लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत यह होती है कि इसमें हार्ड कैश अर्न होना चाहिए। 2 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक तो कैश में कमा सकते हैं, एक आप सर्विसेज में भी कमा सकते हैं। तो सर्विसेज के पैसे नहीं होने चाहिए, वो पैसे होने चाहिए सीधे प्रत्यक्ष तौर पर धन। इसी वजह से मैंने लिखा है जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर यानी डायरेक्ट लेवल पर। तो डायरेक्टली जो होता है लॉस या फिर डायरेक्टली जो होता है प्रॉफिट ऑफ मनी। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है इसी के अंदर कि या तो डायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा हो या डायरेक्टली लॉस हो रहा हो पैसे का। ठीक है, तो वो चीज को हम कैसे जानते हैं? धन विधेयक के तौर पर उस चीज को हम जानते हैं। ठीक है सर जी, अब इसी तरीके को समझिएगा और इसके ऊपर ना अपने विचार आपको स्पष्टीकरण के साथ लाने होंगे। चलिए सर, हम अपने विचारों को स्पष्टीकरण के लाने के लिए तैयार है, तो समझिए भैया। तो ये तो चलो सर हमारे दिमाग में ना ये बात तो छप गई। ठीक है, आपने बताया, हमने समझ लिया। एग्जाम्पल बताइए। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर सरकार के द्वारा किसी कंपनी को प्राइवेट कर देना। देखो, सरकार पहले एयर इंडिया था, गवर्नमेंट का था, सरकार ने क्या करा? उसको प्राइवेट कर दिया। तो सरकार को पैसे मिले ना बेचने के, पैसे मिले ना, वो पैसे क्या है? मनी बिल है।
सरकार सबको सैलरी देती है। सरकार अगर सबकी सैलरी होल्ड कर ले तो सरकार के पास पैसा आ गया, वो क्या हुआ सर, मनी बिल हो गया। अब सरकार अगर मान के चलो जैसे कल को हमारे पास आके श्रीलंका कहे कि भाई थोड़ा सा उधार दे दो, तो सरकार उसको पैसा दे रही है, तो वहां पे जो पैसा जा रहा है ना उसके दो है, तो उस पैसे का जाना भी एक मनी बिल में कंसीडर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या है कि निजीकरण, निजीकरण इसका एग्जाम्पल है, निजीकरण, निजीकरण इसका एग्जाम्पल है, निजीकरण इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी निजीकरण का मतलब ही क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन इसका एग्जाम्पल आपका होता है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इसका एग्जाम्पल होता है। और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं, और भी समझिए प्राइवेटाइजेशन के बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है सर, इसके अंदर सैलरी होल्ड किया जाना, सैलरी होल्ड, वेतन को रोकना, सैलरी होल्ड, ये भी इसका एग्जाम्पल होता है, सैलरी होल्ड होना। ठीक है, वेतन का रोका जाना, या दूसरे देशों को उधार देना, दूसरे देशों को उधार देना, दूसरे देशों को उधार देना, देशों को उधार देना। अगर दूसरे देशों को उधार देने की बात की जाए तो वो चीज भी आपकी यहां पर शामिल होती है, दूसरे देशों को उधार देने की बात की जाए तो वो भी यहां पर शामिल होती है। समझिए अब आप। ठीक है, चलो, तो ये चीज तो हमें सर यहां पर देखने को मिल गई और बड़ी स्पष्टीकरण के साथ देखने को मिली है। मैं ठीक है भैया, अब धन विधेयक के प्रावधान क्या होते हैं? प्रावधान का मतलब है उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, या कोई भी चीज है उसको हम कैसे क्लियर अप करते हैं। तो अब समझिए प्रावधान क्या, प्रावधान है कि धन विधेयक को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की आज्ञा की आवश्यकता होती है। आमतौर पर आप देखते हो कि कोई भी बिल है वो पहले या तो लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में, जिसमें से भी पास हो जाएगा फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा। बट मनी बिल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मनी बिल में ऐसा नहीं होता। मनी बिल में क्या होता है, पहले प्रेसिडेंट पास करेगा, उसके बाद वो लोकसभा में आएगा, वहां पास कराना पड़ेगा। राज्यसभा पास करे ना करे फर्क ही नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो समझिए कैसे है। तो इसको प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभ, प्रारंभ कौन करता है, प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रपति की आज्ञा चाहिए, करने के लिए राष्ट्रपति की आज्ञा चाहिए, राष्ट्रपति की आज्ञा चाहिए, आज्ञा चाहिए। तो प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रपति की आज्ञा यहां पर चाहिए होती है। तो इसको हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट परमिशन इज नीडेड, प्रेसिडेंट परमिशन इज नीडेड टू स्टार्ट मनी बिल। प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी अगर आप मनी बिल को शुरू करना चाहते हो। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट परमिशन इज नीडेड, प्रेसिडेंट परमिशन इज नीडेड, प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत यहां पर पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें समझना कि भाई इसको केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कैन ओनली प्रेजेंटेड इन लोकसभा, कैन ओनली प्रेजेंटेड इन लोकसभा। क्या हो सकता है कि केवल लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, कैन ओनली प्रेजेंट इन लोकसभा, लोकसभा। इसकी पहचान जो की जाती है कि ये मनी बिल है या ये मनी बिल नहीं है, वो पहचान किसके द्वारा की जाती है सर, लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो मनी बिल की पहचान कौन करता है, मनी बिल की पहचान लोकसभा स्पीकर करता है। धन विधेयक की पहचान, धन विधेयक की पहचान लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है, द्वारा की जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मनी बिल इज डन बाय द लोकसभा स्पीकर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मनी बिल इज डन बाय द लोकसभा स्पीकर। ठीक है, इसके बाद केवल लोकसभा से पारित कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि राज्यसभा इसके ऊपर कोई भी समर्थन अपना नहीं दर्शा सकती। ठीक है, समझिएगा जो मैंने इसमें अगला पॉइंट लिख रहा हूं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन बाय लोकसभा स्पीकर। ठीक है, और इंपोर्टेंटली यहां पे समझना कि भाई जो भी आपके मनी बिल प्रोविजंस होते हैं कि भाई मनी बिल है, मनी बिल का प्रोविजन है,
ठीक है, इसमें लिखा गया है केवल लोकसभा से पारित कराना होता है, केवल लोकसभा से पारित कराना होता है, केवल लोकसभा से पारित कराना होता है, से पारित, केवल लोकसभा से पारित कराना होता है। ठीक है, पारित कराना पड़ता है, केवल लोकसभा से पारित कराना पड़ता है। जरूरत है कि आप केवल लोकसभा से पारित कराएं। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए इसे रोक सकती है, उसको भी मतलब कंप्लीटली नहीं रोक सकती, केवल 14 डेज मैक्सिमम रोक सकती है। ठीक है, तो राज्यसभा कैन ओनली होल्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ 14 डेज। राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए सलाह के लिए इसको रोक सकती है। राज्यसभा सलाह के लिए 14 दिन के लिए रोक सकती है, सलाह के लिए 14 डेज मैक्सिमम रोक सकती है, अब एक हमारे पास एक डाउट आया है कि सर प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण जो है ये इसका एग्जाम्पल कैसे हुआ। देखो ध्यान से समझो, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी किसी कंपनी को बेच देती है। मान के चलिए कि गवर्नमेंट के पास ये ग्लास था और ये गवर्नमेंट का एक एसेट था, गवर्नमेंट के जो पैसे हैं वो कमा नहीं पा रहा जो भी हो, बट ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ये गवर्नमेंट को कुछ कमा के दे रहा था। ठीक है, ओके। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको मुझे बेच दिया, मुझे गवर्नमेंट ने इसको बेचा 1 लाख रुपए में। तो 1 लाख रुपए में ये जब मेरे पास आया, मैंने गवर्नमेंट को 1 लाख का पेमेंट करा, तो मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट करा है पैसे में, कैश में पेमेंट मैंने गवर्नमेंट को करा है। तो वो कैश किसका हुआ, वो गवर्नमेंट का हुआ। तो वो क्या हुआ, वो मनी बिल हुआ। तो अगर इसको बेचने के लिए गवर्नमेंट को पहले संसद में बिल पारित कराना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का है। ठीक है, ये किसी पार्टी का थोड़ी है, ये भारत का है। तो भारत सरकार को इसको बेचने के लिए संसद में एक विधेयक लाना पड़ेगा, वो विधेयक एक मनी बिल होगा। ठीक है, चलो, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, सचिन कुमार, नहीं, एंशियंट और इकोनॉमिक्स मैं ही कराऊंगा, मैं आपको अपने शब्द देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बताओ, ये चीज क्लियर है तो बताओ। ये होता है आपके प्रोविजन जिसमें हम मनी बिल और मनी बिल प्रोविजंस के बारे में जानकारी रख पाते हैं। आगे आप हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, आर्टिकल 117, है ना, इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम। क्लियर, यस। ठीक है, चलिए। प्रीत नाम का एक लड़का है क्लास में, कह रहा है सर मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी तरफ से सबको पार्टी दो। अब मैं क्यों पार्टी दूं भाई तेरी तरफ से, ये क्या बात रही। ठीक है, चलो, अब इसमें आप लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, पॉइंट आप इसमें आप लिखें आर्टिकल 111, आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 बात करता है द वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, द वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में अब ये बात करता है, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और जहां तक मुझे याद है कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में तो टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रेसिडेंट की वीटो पावर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीटो शक्ति, तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में तो हम कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है सर, आर्टिकल 112 पर आइए, आर्टिकल 112 पर आइए, आर्टिकल 112। ठीक है, ये मैं आपको पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में पढ़ा चुका हूं पहले। अब आप देखेंगे आर्टिकल 112। अब आर्टिकल 112 को किस प्रकार से आप याद रख पाएंगे वो समझिए। सर आर्टिकल 112 जो है वो कुछ इस प्रकार से इस भांति कार्य करती है कि भैया आर्टिकल 112 में कुछ स्पष्टीकरण दिए जाते हैं कि इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, वित्तीय विवरण आपको देखने को मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण।
ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण आपको देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो दिस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आम बोलचाल की भाषा में बजट भी कहा जाता है। इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं प्रदीप? इसको बोला जाता है बजट। ठीक है, क्या बोला जाता है? बजट। बट बजट टर्म को हम कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं करते, बजट। बट बजट टर्म, दिस टर्म इज नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान में यूज नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, ये टर्म होता है कैसे? ठीक है, बजट जो टर्म है, बजट टर्म कैसे यूज होता है? सर बजट टर्म के बारे में याद रखना कि सर जी एक ऐसा टर्म है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर यूज होता है, बट बजट दैट्स नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसकी जगह टर्म क्या यूज किया जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बजट एक डिस्टॉर्टेड वर्ड है, एग्जैक्टली ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता जो आर्टिकल 112 के तहत आपको यहां पर देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो आपको इसमें नहीं होगी, कोई समस्या है तो बताइए, अन्यथा की स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आर्टिकल 117, आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 की बात करते हैं। ठीक है, चलो सर, बजट जो टर्म है दैट इज ब्यूजेट। ब्यूजेट, फ्रांस की भाषा में इसको बोलते हैं ब्यूजेट। ब्यूजेट का मतलब क्या होता है? ब्यूजेट का मतलब होता है अ बैग ऑफ लेदर, लेदर का एक बैग। अच्छा, बजट के बारे में आपको कुछ भी डिटेल चाहिए, डिस्कशन चाहिए, और 2025 वाला डिस्कशन चाहिए, तो आप सर्च कर लेना बजट बाई जीत राणा, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना बजट बाई जीत राणा। आपको ये सारी चीजें, बजट की हिस्ट्री, बजट का वर्तमान, बजट का भविष्य, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, बजट से रिलेटेड थ्योरी, सब मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है। बट नाउ वी कम ऑन आर्टिकल 117, ये आपके वित्त विधेयकों की चर्चा करता है, फाइनेंशियल बिल्स की बात करता है, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक की चर्चा करता है, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स की बात करता है, फाइनेंशियल बिल्स की बात करता है। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम मनी बिल की भांति होते हैं, इसमें भी सरकार को फायदा होता है, इसमें भी सरकार को फायदा होता है, लेकिन इसमें सरकार को जरूरी नहीं है कि पैसे का फायदा हो, सरकार को फायदा हो सकता है किसका? सेवाओं का। ठीक है, तो यह डिस्कशन किस बारे में करता है कि गवर्नमेंट को जब प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट पैसे का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है। तो याद रखना, दिस इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रिसीविंग्स। वित्त विधेयक का प्रावधान आर्टिकल 117 में उल्लेखित किए गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 क्या बात करता है? ठीक है, चलिए पर एक टीचर ने कहा कि बजट से क्वेश्चन नहीं आते तो फिर आप उनको टीचर कैसे कहते रहे हो? देखो मेरे लाल, पेपर उठा के देख लेना, बजट से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, और वो तो छोड़ो, वो तो छोड़े कि क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं। अभी जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ हो, मैं नाम ही नहीं ले रहा किसी भी पेपर का, जो तुम्हें अच्छा लगे पेपर, उस पेपर को जाके उठा के देख लो। अगर बजट से मिनिमम हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया हो तो नाम बदल देना। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए आर्टिकल 120। ठीक है, और कहा किसने? एक बार नाम भी बता दो भैया, किसने कह दिया तुमसे बजट से क्वेश्चन नहीं आते? आर्टिकल 120, आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 में पता लगता है द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल आपको देखने को मिलता है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल आपको देखने को मिल जाती है आपसे, सॉरी, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट आपको यहां से देखने को मिलती है, पार्लियामेंट यानी संसद की भाषा आपको देखने को मिलती है। क्या? संसद की भाषा आपको यहां देखने को मिल जाती है, संसद की भाषा, संसद की भाषा आपको देखने को मिलती है, जो देखा गया है ये कंसीडरेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए कि भैया आर्टिकल 120 के अनुसार जो संसद की भाषा है उसको हिंदी बताया गया है। क्या बताया गया है? हिंदी बताया गया है।
कहा गया है कि वह भाषा हिंदी होगी, ठीक है, और हिंदी नहीं होगी तो 22 अनुसूचियों में से किसी भी एक भाषा में भाषण दिया जा सकता है। ठीक है, अनुसूची 8 की, अनुसूची 8 की 22 भाषाओं में से, 22 भाषा में से कोई भी एक भाषा, कोई भी एक भाषा, 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, याद रखना। तो ये आपको देखने को मिलता है भाई आर्टिकल 120 के अंदर, ठीक है। तो एनी लैंग्वेज फ्रॉम शेड्यूल 8 दैट कैन बी हियर, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए फिर बताइए। ठीक है, चलिए। अनुराग भाई, आपको जैसा कि पता ही है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं अर्थात वह सत्य है, ठीक है, जी हां, मेरे मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द अपने आप में, ठीक है, संदर्भित होता है, उसको किसी प्रकार के अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से इन्हें एक बार लिखो, फिर मैंने बताओ कि अगर लिख लिया है तो फिर हम आगे बढ़े। प्रीति सूथवाल का कहना है सर नोट कर लिया है, तो अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो फिर, और फिर इसमें लिखो आर्टिकल नंबर 121, ठीक है, चलो लिखो फटाफट है आर्टिकल नंबर 121, ठीक है। 3 आर्टिकल अब आपके बचते हैं सर, 3-4 हो गए, मैं 12-13 तक बस, टाटा बाय बाय, के हो गया भाई, कैसी बात कर रहे हो सचिन आप, हैं, चलो। ये लीजिए भाई आर्टिकल हम लिख रहे हैं यहां पर, कौन से नंबर का सर जी, आर्टिकल का नंबर देखिए 121, 20 हो चुके हैं ना, 121 देखिए, आर्टिकल 121 में लिखा गया है कि संसद में, संसद में, ठीक है, कोई चर्चा नहीं की जाएगी इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जजों का आचरण कैसा रहता है, ठीक है। तो इसमें यह लिखा गया है कि संसद में, संसद में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी, किस बारे में, संसद में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, या उच्च न्यायालय, संसद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों व आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी, से संदर्भित प्रावधान व आचरण पर, व आचरण पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। मतलब कहने की बात क्या है, तो कहने की बात दरअसल ये है कि यहां पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजों, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के जजों से संबंधित, के जजों से संबंधित प्रावधान व आचरण पर चर्चा नहीं होगी। यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर कोई जज है, वो जो भी काम कर रहा है, ठीक है, वो भले ही सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हो, ठीक है, या भाई हाई कोर्ट में कर रहा हो, तो उसके संदर्भ में कोई भी चर्चा संसद में बैठ के नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि भैया वह काम जो है ना, वह जजों का काम है, और जजों का काम जुडिशरी में आता है, और इन लोगों का काम एग्जीक्यूटिव में आता है। तो ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न चीजें हैं, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है। बात आई समझ में? तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये चर्चा याद रखनी होगी कि भाई संसद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जजों से संबंधित प्रावधानों व आचरण पर चर्चा नहीं होगी, ठीक है। नो डिस्कशन ओवर प्रोविजंस रिलेटेड टू
टू पार्लियामेंट, रिलेटेड टू जजेस, जजेस इन पार्लियामेंट। ठीक है, रिलेटेड जजेस इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ध्यानपूर्वक बातों को याद रखना। ठीक है, जजेस इन पार्लियामेंट। अब इसमें भी एक बात आती है कि जजेस कौन से, तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वही जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो याद रख लेना जजेस कौन से हैं। ये वही जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, के अंदर भी शामिल हो सकते हैं और हाई कोर्ट के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों प्रकार के जजेस की बात की जा रही है। अब आर्टिकल 122 इसका बिल्कुल वाइस वर्स है। ठीक है, बिल्कुल एकदम वाइस वर्स है, तो वो समझिए। आर्टिकल 122 आर्टिकल 122 समझ लीजिए। आर्टिकल 122 इस बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए वो समझो। आर्टिकल 122 में बताया गया कि न्यायालय संसदीय प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय संसदीय प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संसदीय प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है ये नहीं आ सकता जी। तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंट्रूड इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंट्रूड इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। ठीक है, ये होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ये भी इसको नोट कर देना, आर्टिकल 122 या आर्टिकल 121। अच्छा, मैं एक ना इनिशिएटिव लेने वाला था। इनिशिएटिव ये था कि मैं जो जीत राणा जीएस यूट्यूब चैनल है आप लोगों का, ठीक है, मेरा थोड़ी है, वो तो आप लोगों का है दरअसल। तो उस चैनल पे मैं कोई अपना एक सब्जेक्ट फ्री करना चाह रहा था, मतलब एक सब्जेक्ट थ्योरी वाइज रिकॉर्डेड अपलोड करने के बारे में मेरा विचार था कि मैं कोई एक सब्जेक्ट वहां पे अपलोड कर दूं जो 5 वर्ष आगे आने वाली 5 इयर्स के लिए वैलिड रहे। तो कोई भी एक सब्जेक्ट में अपलोड करने के बारे में सोच रहा था, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट अपना अपलोड करूं। मैं वहां पे एक सब्जेक्ट अपना पूरा अपलोड करता। ठीक है, वो आप बताओ कौन सा सब्जेक्ट में अपलोड कर दूं। रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डेड अपलोड होगा, लाइव नहीं लूंगा उसको, चैनल के ऊपर ही। बताओ कौन सा अपलोड कर दूं। अरे भाई मैं एनसीएंट इंडिया पढ़ाता हूं, कौन कह रहा तो मैं नहीं पढ़ाता है। मुखर्जी नगर में इतने पोस्टर बनने हैं, किस बात के हैं वो है? यहां पे समझिए। ठीक है, स्टॉपेज ऑन द इंट्रूड ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। ठीक है, चलो स्ट्रेटेजी को तो नहीं कर सकता भाई ना। इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं। ठीक है, अब एंशिएंट इंडिया में यहीं पे लूंगा, इस बैच में लूंगा एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ठीक है, मैं करता हूं, कुछ करता हूं मैं। इकोनॉमिक्स का ही सोचता हूं, फिर मैं इकोनॉमिक्स को पब्लिक करा देता हूं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स में तगड़ा कंपटीशन हो तो फिर। अच्छा, ये 121 याद रख लेना, 122 याद रख लेना। अब लास्ट आर्टिकल बचता है इसका, आर्टिकल 123। उसके बाद ये जो पार्ट है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो समझिए कैसे कैसे आपको वो पार्ट देखने को मिलता है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। ठीक है, चलिए आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। अरे वो टीम मना कर रही है कि सर स्ट्रैटेजी के हम बाहर नहीं दे सकते। मैं क्यों? कह लगे सर समझो आप। मैं क्यों? कह लगे सर आपका 1900 का बैच बिक रहा है। ओह अच्छा, ठीक है, पर चलो मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। अब यहां समझिए आर्टिकल 123 को, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट यह देखने को मिलता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या होता है? यह है राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, अध्यादेश।
राष्ट्रपति का अध्यादेश आपको यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश आपको देखने को मिल जा रहा है। राष्ट्रपति का अध्यादेश, इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश आपको किस तरीके से देखने को मिलता है, समझिए। सर, अगर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, इन दैट कंडीशन प्रेसिडेंट अपना ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ठीक है, अगर, ठीक है, मैं ये चीज आपको क्लियर और स्पष्ट तरीके से बता दूं कि यदि कोई भी संसद का सत्र नहीं चल रहा, यदि संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, यदि संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, कोई सत्र नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, यदि संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अब सेशंस कितने होते हैं, जैसा मैंने बताया 3 सेशंस आपको देखने को मिलते हैं। अब 3 सेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं। पहला आपको बजट सेशन देखने को मिलता है, बजट सेशन। देन आपको देखने को मिलता है मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन आपको देखने को मिलता है। तीसरा आपको देखने को मिलता है विंटर सेशन, विंटर सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 सेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑर्डिनेंस एक्चुअल में क्या है? ऑर्डिनेंस एक तरीके का कानून है। देखो, आपके पास विधेयक होता है, एक विधेयक जब पारित हो जाता है, एक विधेयक था, विधेयक पारित हुआ, विधेयक पारित होने के बाद क्या बना सर? वह कानून बन गया, यानी अधिनियम बन गया। लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है, जो ऑर्डिनेंस होता है, ये क्या होता है? इसको पारित कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तुरंत से क्या बनता है? तुरंत से एक कानून बनता है, तुरंत से एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना, यह चीज आपको यहां देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में भी बहुत तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, और बाकी इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए, 3 सेशंस हमें देखने को मिलते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन आपको यहां देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। ओके, दैट्स परफेक्ट, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने कंप्यूटर पढ़ाने के लिए बोला था यूट्यूब पे, हाँ, यूट्यूब पे मैं कंप्यूटर वो फ्री में दूंगा ही दूंगा। ठीक है, वो अलग है, वो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर प्लस सीजीएल के लिए कंप्यूटर एंड सीएचएसएल के लिए कंप्यूटर, उन तीनों के लिए कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, उसमें तो कोई मतलब दो राह ही नहीं है। ठीक है, बेड़ा पार कंप्यूटर है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे आपको बजट देखने को मिलता है सर जी, बजट सेशन आपका स्टार्ट होता है फरवरी से और ये मई तक जाता है। ठीक है, इसके बाद मॉनसून सत्र होता है सर जी, मॉनसून स्टार्ट होता है सर जुलाई से, ये सितंबर तक जाता है, सैप्ट तक जाता है। देन सर स्टार्ट होता है विंटर सेशन, विंटर सेशन सर चलता है आपको नवंबर एंड दिसंबर में चलता है। ठीक है, और इसके बाद ये ऑर्डिनेंस के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि जो ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस, इसको सर जी किस अधिनियम से लिया गया था? ठीक है, तो ऑर्डिनेंस को किस अधिनियम से लिया गया था, याद रखना, ऑर्डिनेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम 1935 एक्ट। इसका जो जिक्र है वो आपको 1935 अधिनियम में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। 1935 अधिनियम में इसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है? ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका क्या हो सकता है? ठीक है, इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है? मैक्स ड्यूरेशन क्या हो सकता है? अधिकतम अवधि इसकी क्या हो सकती है? अधिकतम अवधि हो सकती है इसकी 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ठीक है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह अवधि, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि सर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्या यह बात सत्य है? जी हाँ, when there is no parliamentary session in the running, then president can issue its ordinance. When there is no parliamentary session is in running, then president can issue its ordinance.
ठीक है। अब इसका मैंने बताया मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ऑप्शंस में अगर ये है तो ये होगा, नहीं है तो 6 महीने भी हो सकता है। ये मैक्सिमम अवधि है जो एक ऑर्डिनेंस की हो सकती है। ये आपको देखने को मिला और यहां पे कंप्लीट होता है आपका संविधान के भाग 5 का खंड क। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं जुडिशियरी। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं अपने नोट्स डलवा सकता हूं। ये मैं आसान काम कर सकता हूं कि मैं आपको साइंस के नोट्स डलवा सकता हूं अपने, ठीक है, जो खुद के मेरे बनाए हुए थे पुराने। तो एक साथ पार्लियामेंट में कितने बिल आ सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बिल आ सकते हैं। ठीक है। एक बार मुझे ना यार बोर्ड में कुछ इश्यू हो रहा है, मुझे 1 मिनट दो ट्रबल शूट करने के लिए, तो देखने दो कि क्या है ये चक्कर, क्या दिक्कत है इसे। ज्यादा घनी दिक्कत आ रही है। ठीक है। धत्तरी की गलती कर दी। अबे यार। ठीक है, चलो। आप तब तक इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि अब हमें देखने को मिलता है, जैसे आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि भारत के संविधान के भाग 5 में कितने अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, वो कहां से लेके कहां तक देखने को मिलते हैं, ये बता दीजिए। बताइए कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो कहां से लेके कहां तक अनुच्छेद आपको देखने को मिलते हैं। बताओ बहुत जल्दी। ये सवाल मैंने आपसे पूछा है, जब तक ये बोर्ड लोड हो रहा है, इसमें यार 1-2 मिनट तो लग जाएंगे बोर्ड को लोड होने में। अब 1 से 2 मिनट लगेगी ये, क्योंकि हैंग हो गया अभी ये। ठीक है, चलिए। तब तक आप मुझे बताइए कुछ और कर सकते हैं क्या हम तब तक। आप मुझे बताइए जो मैंने आपसे पूछा है, फटाफट से बताओ कि भारत के संविधान के भाग 5 में, भाग 5 के अंदर आपको कितने आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। आर्टिकल्स, भाग 5 में आर्टिकल्स बताइए कितने आपको देखने को मिलते हैं। सर, भाग 5 में 52 से लेके 151 तक। बढ़िया। इसके कितने भाग हैं, ये सही जवाब है 52 से 151 तक। बट इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट्स हैं 3। तो इसके अंदर इसके 3 भाग है। जैसे सबसे पहला है कार्यकारी, जो कार्यकारी वाले भाग हमने पढ़ लिया है, कार्यकारी वाला भाग हमने पढ़ लिया 52 से लेकर, ठीक है, इसमें 52 से लेकर 78 तक थे। और दूसरा भाग होता है विधायी यानी लेजिस्लेटिव, 79 से लेके 123, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब हमें इसमें कौन सा पढ़ना था, अब हमें पढ़ना था सर इसमें न्यायिक यानी जुडिशियल, न्यायिक यानी जुडिशियरी हमें इसमें पढ़ना था, जुडिशियरी। तो जुडिशियरी यानी न्यायिक हमें पढ़ना था, जिसमें आर्टिकल 124 से लेके 147 लोग शामिल हैं, 124 से 147 आर्टिकल शामिल हैं। तो इसको हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है। तो इसके अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलती है सर, इसके अंदर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो आप हेडिंग डाल लेंगे सुप्रीम कोर्ट, हेडिंग आप डाल लेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे कि यूनियन, ठीक है, यूनियन जुडिशियरी, यूनियन जुडिशियरी आप हेडिंग डाल लेंगे, यूनियन जुडिशियरी। और यूनियन जुडिशियरी के अंदर आप हेडिंग डालेंगे क्या, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हेडिंग आप डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट आप हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147। ठीक है, लिखिए फटाफट से। यार ये हो जाए सेव तो मैं हटा दूं यार, क्या हो गया ये भैया, देख यार इसे क्या है ये। हेडिंग डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ। तो पहला ही आर्टिकल लिखने से पहले आप हेडिंग डालेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट आपका कब बना। हैंग हो गया था कि धत तेरी की। आप लिखिए भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट आपका कब बना। अभी क्या है कि अभी हम लोग को क्या करना है, हट, डाउनलोड में जाते हैं, हम उठाते हैं पॉलिटी।
अजीत पॉलिटी एसएससी 1, पॉलिटी एसएससी 2 का। और बताइए भाई कैसे हैं आप? मजे आ रहे हैं? मजे तो आ रहे होंगे, मजे तो तुम लेते हो पूरे। एक मिनट भाई, इसमें कुछ तो हुआ है। ये लो, हो गया फाइल। चलिए चलिए, मैंने पूछा कि भारत के अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट आपका कब बना था, ठीक है? अब बताइए। अब देखो खूब तेज चलेगा बोर्ड। अब यहां पे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आपका टोटल सिलेबस है। इस सिलेबस के अंतर्गत हम जो कवर कर चुके हैं वो क्या? सर ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यहां पूरा मैटर ये कंप्लीट हो गया है, संसद हो गया है। अब भारत में न्याय व्यवस्था पर हम आ चुके हैं। न्याय व्यवस्था में पहले हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है बाबू? पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? ठीक, चलो चलिए, ठीक है। अब गुलशन देखो, गुल्लू, गुल्लू मेरे भाई ये देख, ये यहां पर आपको समझना है क्या? ये फिर हैंग करने लगा यार, क्या है वो भाई? आज तो दिक्कत ही हो रही है इसमें। अब लिखिए आर्टिकल, या आर्टिकल से पहले आप लिख रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर मैं आपको समझाऊं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, तो सबसे पहला कोर्ट आपका कब बना था? पहला कोर्ट, पहला सुप्रीम कोर्ट, जो पहला सर्वोच्च न्यायालय आपको देखने को मिला था, वो कहां देखने को मिला था? सर जी वो 1773 एक्ट के बेसिस पर, 1773 एक्ट के बेसिस पर 1774 में बना था, 1774 में बना था। कहां बना था? कलकत्ता में बना था, कलकत्ता में। 1773 एक्ट के बेसिस पर 1774 में बना था, कलकत्ता में। उसको फोर्ट विलियम्स कोर्ट भी कह रहे थे, उसको आप क्या कह रहे थे? फोर्ट विलियम्स कोर्ट भी उसको नाम दिया जा रहा था। सीधी बात है, क्या फोर्ट विलियम्स कोर्ट भी उसको कहा जा रहा था, ठीक है? चलिए, अब दिक्कत ये थी कि जैसे 1774 में ये कोर्ट बना, तो ये भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय था। इसके अंदर जजों की संख्या कितनी थी? 4 जज। कितने थे इसमें? एक था मुख्य और बाकी थे अन्य, 3 थे अन्य। अब जो मुख्य था उसका नाम था इलीजहा इम्पे, इलीजहा इम्पे नाम था। बाकी के जो 3 थे उनका नाम था लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स, हाइड और चैम्बर्स। लेकिन ये याद रखना, ये पहला सुप्रीम कोर्ट था। इसके बाद और भी सुप्रीम कोर्ट आपके डेवलप हुए, और सुप्रीम कोर्ट आपके कैसे डेवलप हुए? 1800 में फिर आपका बनता है मद्रास सुप्रीम कोर्ट, मद्रास सुप्रीम कोर्ट बना, मद्रास सुप्रीम कोर्ट बना। देन 1823 में आपका बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट बना। 1823 में क्या बना? बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बना। लेकिन इन सभी सुप्रीम कोर्टों को खत्म कब कर दिया गया? इन सभी सुप्रीम कोर्टों को 1861 के हाईकोर्ट एक्ट के माध्यम से खत्म कर दिया गया। बट लेकिन 1861 के भारत हाईकोर्ट अधिनियम द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया। भारतीय हाईकोर्ट अधिनियम द्वारा, हाईकोर्ट अधिनियम द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया, द्वारा इनको समाप्त किया गया, इनको समाप्त किया गया। तो इनको समाप्त कब किया गया भैया? सर 1800 में, ठीक है? मद्रास सुप्रीम कोर्ट, ये इन तीनों को ही खत्म कर दिया गया, इसको भी और
इसको भी। तो इन तीनों ही सुप्रीम कोर्टों को 1861 भारत हाईकोर्ट अधिनियम के द्वारा इनको समाप्त किया और 3 नए हाईकोर्ट बनाए गए। क्यों किया गया था और इसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए चर्चा यहीं पर रहेगी, ठीक है, आज के लिए चर्चा यहीं पर रहेगी। अब अगर आप टेम्पल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और एक तो होता है प्रैक्टिस, एक होता है ताबड़तोड़ प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं, और आपका एनटीपीसी के रिलेटेड या रेलवे के एग्जाम का कोई भी एग्जाम है, ठीक है, आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम है, तो आप बेहतरीन ढंग से जुड़ सकते हैं। अभी जाके सर्च कर सकते हैं जीत राणा जीएस, जो आप सर्च करेंगे आपको क्लास मिलेगी और मात्र 5 मिनट में हम उस क्लास को स्टार्ट कराएंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और बताओ सब बढ़िया? कल हम सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट खत्म कर देंगे, ठीक है, उसके बाद कैग के पद को खत्म कर देंगे, फिर हम स्टेट में आ जाएंगे और 20 दिन में आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, मार्च में, ठीक है। चलो बढ़िया लगा मुझे, बहुत बढ़िया मजे आए। आज की क्लास बहुत ताबड़तोड़ रही, और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट नहीं हुए हैं उनको मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करा के कंप्लीट कराता हूं, ठीक है। खत्म कुछ नहीं होता, सब कुछ कंप्लीट होगा, ठीक है। और जिन छात्रों को मैं यहां पर रिप्लाई नहीं कर पाया, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, कि आपके लिए मन से, मेरे मन में ना आपके लिए बहुत बेहतरीन भाव है, बहुत अच्छे। मिलता रहूंगा इसी तरीके से।